हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एक्सक्लूसिव एकेडमी में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर हमारे एकेडमिक्स और एजुकेशन वीडियोस आते रहती है। तो मैंने आप लोगों के लिए क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 5 है वो बनाकर यहाँ पर तैयार किया है। उसके जो मेन क्वेश्चन थे, लॉन्ग क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको पहले इसमें प्रोवाइड करा दिए हैं। और बाकी जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन छोटे बचे हैं वो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को देखना है कि ये जो क्वेश्चन हैं यहाँ पर, ये हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी बार आते हैं, तो आपको यहाँ से याद भी करना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि आर्थिक क्रिया क्या होती है। जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा, आर्थिक क्रिया आपने सुना भी होगा। क्या होती है आर्थिक क्रिया? आर्थिक क्रिया का जो बेसिक मीनिंग होता है कि जिससे हमें आय प्राप्त हो, वो हमारी आर्थिक क्रिया है। ठीक है, अब आय का मतलब को पता है, इनकम हो गई। ठीक है, इनकम में हमारा जो भी पैसा है वो चीज़ हमारी आर्थिक क्रिया कहलाती है। ये क्वेश्चन आपका आ भी चुका है 2015 में बोर्ड के अंदर, सीबीएसई बोर्ड में। तो मानव के वो भी क्रियाकलाप जो जिनसे उसको आय प्राप्ति हो, वो आय प्राप्त होती हो, वो उसकी आर्थिक क्रिया कहलाता है। अब इसके अंदर देख सकते हैं हमारे काफ़ी तरह की आर्थिक क्रिया होती हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम, काफ़ी तरह की हमारे पास आर्थिक क्रिया होती हैं। तो हमें बेसिकली प्राथमिक क्रिया पढ़ी थी, हमने पढ़ भी चुके हैं चैप्टर 5 में। तो अब यहाँ पर हमें समझना है कि जो आर्थिक क्रिया का मीनिंग था बेसिकली वो था हमारा आय प्राप्त होने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या था कि सबसे प्राचीनतम आर्थिक क्रिया कौन सी है? तो वो हमारी है भोजन संग्रहण की, यानी कि जो खाने को इकट्ठा करना, शिकार को एक शिकार करने के बाद उसको 1 या 2 दिन तक, ये कह सकते हैं कि आने वाले समय के लिए उसको बचा कर रखना, दैट इज कॉल्ड संग्रहण। तो सबसे पुरानी तरीका ये है जो कि लोग अपने आर्थिक क्रिया किया करते थे। ठीक है, अब उसके बदले में अगर वो मान लो किसी ने शिकार करा और उसमें 4 लोग हैं घर में खाने वाले या उसके जो आसपास के हैं, अगर वो उनके साथ शेयर करता है वो शिकार, तो उसको उसके बदले कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो उसके लिए वही आर्थिक क्रिया है। ठीक है, खैर अगला हमारा है स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्थानांतरित कृषि क्या होती है, मैंने उसको पहले भी वीडियो मेंशन कर रखा है। स्थानांतरित कृषि बेसिकली एक जगह पर ना करके उसको टाइम पीरियड के साथ साथ उसको हम अलग अलग जगह पे करते हैं, अभी इस जगह पे कभी दूसरी जगह पे, दैट इज़ कॉल्ड स्थानांतरित कृषि। खैर इसके काफ़ी सारे नाम, जैसे कि झूम कहती है, इसको हम कृषि एवं कर्तन एवं दहन भी कहते हैं। मिल्पा और लादांग, ये 2 नाम इंडिया के नहीं हैं, ये दोनों बाहर के हैं। एक पहला वाला हमारा है मैक्सिको का, दूसरा हमारा इंडोनेशिया का। तो ये जो नाम है हमारे, ये सभी इसी कृषि के लिए प्रस्तुत किए गए हैं, इसके लिए बनाए गए हैं। तो आपको याद रखना है इसके जो नाम है एक्स्ट्रा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि विश्व में अब भोजन संग्रहण इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों? आपको पता है भोजन संग्रहण क्या होता है कि आज के समय में अगर हम देख सकते हैं तो भोजन संग्रहण किस तरीके से करते हैं। कोई शिकार नहीं करता, ठीक है, ना ही कोई जो भी हमारा सामान है, जो भी हम लोग बाहर सामान लेकर प्रकृति से जो भी हम सामान प्राप्त करते हैं, उसकी वैल्यू आज की डेट में कम होती जा रही है। इस कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का। अब जैसे कि वो हमारे चाहे वो नॉर्मल सी मैं बताऊँ आप लोगों को, जैसे कि रेशम का कीड़ा होता है, रेशम से हम उसमें से रेशम निकालते हैं। तो वो सब चीज़ें क्या हैं कि वो हमारे भोजन संग्रहण या प्राकृतिक तत्वों में आती है। लेकिन आज की डेट में क्या होता है कि हम उसको अपने अकॉर्डिंग, जो नई टेक्नोलॉजी के द्वारा हम उसको आर्टिफिशियल तरीके से बना लेते हैं। तो जिसको हम कृत्रिम कहते हैं ना, आर्टिफिशियल तरीके से उसको हम बना लेते हैं, जिससे कि जो भी हमारा भोजन संग्रहण था या हमारा जो प्राथमिक क्रियाएं थी, अब कहीं ना कहीं उनकी वैल्यू ख़त्म होती जा रही है। ये क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारी प्राथमिक क्रिया हैं या उनके जो भी प्रकार हैं, जैसे कि भोजन संग्रहण, इसकी वैल्यू क्यों ख़त्म हो रही है? तो वो कृत्रिम उत्पादों की वैल्यू बढ़ रही है और जो प्राकृतिक उत्पाद हैं उनकी वैल्यू घट रही है। और दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है 2017 में आ चुका है एग्ज़ाम के अंदर। तो इसमें एक पॉइंट और दे रखा है कि जो साथ साथ हमारे बाज़ार जो है, यानी कि जो हमारी मार्केटिंग है, वहाँ पर ज़्यादा प्रतिस्पर्धा हो गई, कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से भी चीज़ें हमारी प्राकृतिक चीज़ों में कमी आना शुरू हो गई है। क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा बेहतर होगा, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, वो उतना उसको लोग पसंद करेंगे। ठीक है, खैर अगला क्वेश्चन हमारा है कि विकासशील देशों आज भी खनन कार्यों पर बल दे रहे हैं, क्यों? विकासशील देश आपको पता है कि जहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी वहाँ पर विकास बहुत कम होगा, और कह सकते हैं कि वहाँ का आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं होगी, इसीलिए तो विकासशील है, मगर विकास कर रहा है। बट वहाँ के जो लोग हैं वो खनन, यानी कि जो कि चीज़ें ज़मीन से निकलती हैं उसको खोद कर उसे हम खनन कहते हैं, तो वो इस काम पे ज़्यादा बल क्यों दे रहे हैं, मतलब इस पर फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए जो विकासशील देश होते हैं उसमें आज भी जनसंख्या ज़्यादा है, और उसकी वजह से वहाँ पर जो लोग काम करने वाले हैं, मजदूर हैं, उसको हम क्या बोलते हैं कि भाई क्रय शक्ति, मतलब वहाँ पर लोगों की काम करने की शक्ति या जो मजदूर शक्ति ज़्यादा है।
तो वो लोग कहते हैं कि भाई अगर हम लोग पहले से ही अगर खोदना शुरू करें नीचे से, अगर कोई मूल्यवान चीज़ें निकलना शुरू हो गई तो हमारा ही फ़ायदा है। अब वहाँ पर रोज़गार तो इतना है नहीं, क्योंकि विकासशील देशों की एक विशेषता ये भी होती है कि वहाँ पर रोज़गार की कमी होती है, ठीक है। अब जब वहाँ पर रोज़गार नहीं है तो लोग सोचते हैं कि भाई क्या पता कुछ खनन करने से कोई मूल्यवान वस्तु हाथ लग जाए, तो उससे कहीं ना कहीं हमारा जीवन कह सकते हैं कि सार्थक, या हमारा जीवन कुछ उद्देश्यपूर्ण या थोड़ा सा विकसित हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो लोग विकासशील देश खनन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है। तो ये एक नंबर में पूछते हैं, हम फेजेंडा कहते हैं, नाम याद रख लें आप, फेजेंडा, ठीक है। नेक्स्ट, ऋतु प्रवास क्या होता है, व्हाट इज़ ऋतु प्रवास। सुना होगा आप लोगों ने कई बार, नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं। ऋतु प्रवास का मतलब होता है कि वो चारागाह, यानी कि अपने पशुओं को चराने वाले, ये नॉर्मल इंसान भी जो काम करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, वो क्या करते हैं कि अपने मौसम के अनुसार, जैसे कि उनका काम था वो पहाड़ों पर काम करते थे, लेकिन पहाड़ों पर सर्दी के मौसम में ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ पर बर्फ़ गिरती है, या और भी जो प्राकृतिक आपदाएँ वगैरह आने की वजह से, कह सकते हैं कि मौसम के अकॉर्डिंग, बेसिकली जो मौसम की वजह से ठंड ज़्यादा बढ़ने से या गर्मी ज़्यादा होने से, वो लोग क्या करते हैं कि अपने स्थान को बदलते रहते हैं। जैसे कि कोई पहाड़ पे रहता तो वो ठंड के मौसम में नीचे आ जाएगा, और जब ठंड कम हो जाएगी तो वापस चला जाएगा। तो वो किसकी वजह से प्रवास करा उसने, मौसम की वजह से प्रवास करा। इसीलिए मौसम को हिंदी हम ऋतु भी कहते हैं, तो मौसमी प्रवास भी कह सकते हैं या ऋतु प्रवास भी इसे हम कह सकते हैं। सिंपल सी बात है, मौसम के लिए ठंड ज़्यादा तो चलेगा नीचे की तरफ मैदानों में, गर्मी ज़्यादा बढ़ रही तो ऊपर हिल स्टेशन पे आ गए, दैट इज़ कॉल्ड ऋतु प्रवास, ठीक है। उसके बाद एक आता है हमारा धरातलीय खनन। क्या होता है, देखिए खनन के दो प्रकार होते हैं, धरातलीय खनन और भूमिगत खनन। धरातलीय खनन वो होता है जिसमें हम लोग ज़्यादा गहराई तक खनन नहीं करते, यानी कि ज़्यादा गहराई तक उसमें खोद नहीं करते, उसे ज़्यादा नीचे तक नहीं खोदते, ऊपर से इसमें सारा जो भी मिल जाता तो निकाल लिया, वरना उसमें ज़्यादा डीप नहीं जाते, क्योंकि जितना आप डीप जाएंगे उतना ही जो लोग काम कर रहे हैं, श्रमिक हैं, उनकी जो कह सकते हैं कि चांस जो है उनका जान जाने का वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और गर्मी की वजह से वहाँ पर लोग काफ़ी मर भी जाते हैं जो काम कर रहे होते हैं उसमें भट्टी के नीचे जो खोदने के लिए। इसे हम धरातलीय खनन कहते हैं, जो कि ज़्यादा नीचे गहराई में नहीं खोदते, ऊपर से ही सोचते हैं कि यहाँ से मूल्यवान धातु मिल जाए, दैट इज़ धरातलीय खनन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उस देश का नाम बताइए जहाँ हर किसान सहकारी कृषि का सदस्य है। देखिए मैंने आपको बताया था पहले भी कि सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि क्या है, तो आप उसको अगर नहीं पता तो आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं, बट आपको यहाँ पर उसका एक प्रॉपर देश बताना है जहाँ पर सभी के सभी किसान डेनमार्क में सहकारी कृषि के सदस्य हैं। यानी कि डेनमार्क एक ऐसा देश है कि जहाँ पर जितने भी किसान हैं वो सहकारी रूप से ही कृषि करते हैं। वहाँ कोई सामूहिक या ना कोई एकल किसी तरीके से वहाँ पर खेती नहीं होती, सिर्फ सहकारी रूप से खेती होती है। वो एक सिर्फ देश हमारा डेनमार्क है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन आज का कि भाई विश्व का ऐसी कौन सी जगह है जहाँ भोजन संग्रहण आज भी मुख्य आर्थिक क्रिया है। तो जैसे कि मतलब वहाँ पर अब आपको समझ में आना चाहिए कि भोजन संग्रहण का मीनिंग क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपको दिमाग में आ रहा होगा कि भोजन संग्रहण क्या है। तो मैंने आपको बताया था पहले भी, बट आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि बेसिकली वो चीज़ें जो हमें प्राकृतिक रूप से हमारे खाने पीने के लिए या हमारे खाद्य पूर्ति के जो काम में आती हैं खाद्य पदार्थ, वो हमारे भोजन संग्रहण के अंदर आते हैं। चाहे वो किसी जानवर का शिकार करना हो, चाहे वो हमारे फल फ्रूट हो, दैट इज़ कुछ भी। तो वो ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर आज भी ये चीज़ हमारी वहाँ की मुख्य काम हो, ठीक है। तो वो हमारा बेसिकली है उत्तरी कनाडा, यूरेशिया उत्तरी वाला, और दक्षिण चिली। यानी कि यहाँ तो देखिए अगर आप देखेंगे उत्तरी कनाडा में और उत्तरी यूरेशिया में यहाँ तो बहुत ठंड रहती है, यहाँ तो जनसंख्या घनत्व भी बहुत कम है। तो यहाँ के लोग आज भी इसी तरह से अपना खाना प्राप्त करते हैं जैसे कि पहले के जो आदि मानव टाइप के लोग थे, क्योंकि वहाँ पूरे में बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है। इतना ज़्यादा वहाँ पर कह सकते हैं कि साधन उपलब्ध नहीं है खाद्य आपूर्ति के, या रहने के लिए भी इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। और उसके बाद हमारा दक्षिण चिली, ये हमारा समुद्र के पास पड़ता है, दक्षिण अमेरिका का देश है चिली। तो यहाँ पर भी इसी तरह के आदिवासियों का समूह है। तो वहाँ के लोग भी आज भी भोजन संग्रहण को अपना आर्थिक क्रिया का स्रोत मानते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और बाकी जो अगला पार्ट है वो हम अगले जो चैप्टर का 6 चैप्टर को हम बनाएंगे, उसमें हमें देखना है कि जो द्वितीय क्रिया चैप्टर होगा उसमें हमारे उद्योग वगैरह हैं, काफ़ी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी, तो उसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। और जो चैप्टर नंबर 5 मैंने कंप्लीट किया है, अगर आपको उसमें किसी में भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और बाकी अगर कुछ छोटी मोटी हो तो आप एक बार उसको वीडियो को पीछे जाकर भी देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो क्वेश्चन है मैंने देखे एग्ज़ाम में, इससे अलावा नहीं आते,
ये बेसिकली वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट भी होते हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, टॉपिक वाइज करा दिए मैंने आप लोगों को। खैर बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।